नमस्कार दोस्तों, प्रियंका's पॉलिटी पॉइंट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ MPSC 001 पेपर कोड कर रहे हैं जिसका नाम भारत और विश्व है। अब तक हम 13 यूनिट कर चुके हैं। 14th जो हमारी यूनिट है इसको हम अभी देखने वाले हैं। इस यूनिट का नाम है राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी समस्याएं, शस्त्र नियंत्रण, निरस्त्रीकरण, परमाणु मसले और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। यानी कि भारत की जो सुरक्षा है उसको लेकर क्या क्या समस्याएं हैं उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। यदि हमने पॉलिटिकल साइंस को अब तक थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो ये जो यूनिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके शब्दावली काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि इसमें निरस्त्रीकरण क्या होता है, शस्त्र नियंत्रण क्या होता है, इसकी परिभाषाएं देखेंगे और इसके चार जो स्तंभ है निरस्त्रीकरण के उनके बीच में क्या संबंध है। सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ और निरस्त्रीकरण बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परमाणु मसले हो गया और निरस्त्रीकरण की संस्थाएं, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब भारत की निरस्त्रीकरण की नीति क्या है, भारतीय परमाणु परीक्षण और निरस्त्रीकरण नीति। देखिए हर एग्जाम अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो एक या दो क्वेश्चन पक्के इस टॉपिक में से आए हुए हैं, इस यूनिट में से आए हुए हैं। तो इस यूनिट को हमने ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना से ही ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग शुरू हो जाता है। देखिए एक पुरानी कहावत है, यदि शांति चाहते हो तो लड़ाई के लिए तैयार रहो। हमारे सामने युद्ध और शांति की बहस को अच्छी तरह उजागर करती है। जो विभिन्न देश हथियार जमा करते हैं तो उनका उद्देश्य हमेशा विजय प्राप्त करना नहीं होता। अधिकतर मामलों में उन हथियारों का इस्तेमाल अपनी स्वतंत्रता तथा संप्रभुता की रक्षा के लिए किया जाता है। हालांकि देश हमेशा एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करते, फिर भी वे हथियार जुटाने पर बहुत बड़ी राशि खर्च करते हैं। जैसे कि आजकल हम देख सकते हैं जो हमारे देश में मोदी सरकार है वो रक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। इसका एक यही कारण है कि हम केवल युद्ध खरीदने का मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध ही करना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि हम अपनी सुरक्षा पुख्ता करना चाहते हैं, पुख्ता कर रहे हैं और जो यदि कोई देश हम पे हमला करता है तो उसके लिए हम तत्पर रहें। तो देखिए साफ साफ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देश हमेशा एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करते, फिर भी वे हथियार जुटाने पर बहुत बड़ी राशि खर्च करते हैं। हम हथियारों की होड़ से होने वाले नुकसान के बारे में अक्सर सुनते रहते हैं। यह एक प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया प्रक्रिया है जिसमें देश अपने प्रतिद्वंदियों से आगे बढ़ने के लिए बढ़िया से बढ़िया हथियार जुटाते हैं। यह आम विश्वास है कि हथियारों की होड़ हमें युद्ध की ओर ले जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के प्रयास में निरस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण को प्रमुख तत्व माना है। निरस्त्रीकरण पर बुलाए गए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में सदस्य देशों का आह्वान किया गया था कि वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग न करें तथा निरस्त्रीकरण के माध्यम से सुरक्षा कायम करें, और यह तभी हो सकता है जब हथियारों की मौजूदा मात्रा में धीरे धीरे कमी लाई जाए। अधिवेशन ने परमाणु युद्ध की संभावना समाप्त करने तथा हथियारों की होड़ रोकने तथा स्थायी शांति का रास्ता तैयार करने के उपाय लागू करने के लक्ष्य पर भी बल दिया। इस इकाई में शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण को विश्व में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करने का साधन मानकर चलने का अध्ययन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषाएं किसकी, निरस्त्रीकरण की और शस्त्र नियंत्रण की। सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही निरस्त्रीकरण की अवधारणा का विस्तृत विवेचन होता रहा है। शस्त्र नियंत्रण की अवधारणा 1950 के दशक में अमेरिका द्वारा विकसित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में निरस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की सतत स्थापना का तत्व माना गया है। विश्व निरस्त्रीकरण कांग्रेस में निरस्त्रीकरण की परिभाषा किसी भी ऐसे कार्य के रूप में की गई है जिसका उद्देश्य हथियारों को सीमित और नियंत्रित करना तथा उनमें कमी लाना हो। यह सशस्त्र राष्ट्रों की मौजूदा प्रणाली की ऐसी शस्त्र रहित नियोजित शांति में के बदलने की प्रक्रिया है जिसमें युद्ध किसी देश के राष्ट्रीय नीति का हिस्सा न रहे और लोग न्याय तथा एकजुटता पर आधारित सुरक्षा के माहौल में रहे। हेडली बुल ने निरस्त्रीकरण की सबसे व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार निरस्त्रीकरण हथियारों को नष्ट करना या कम करना है।
यह एक पक्षीय भी हो सकता है और बहुपक्षीय भी, सामान्य भी हो सकता है और स्थानीय भी, व्यापक भी हो सकता है और आंशिक भी, तथा नियंत्रित भी हो सकता है और अनियंत्रित भी। इस प्रकार निरस्त्रीकरण को युद्ध की समाप्ति और न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति की स्थितियां पैदा करने का लक्ष्य प्राप्त करने का साधन माना गया है। यह एक राजनीतिक रणनीति है जिसमें सैनिक शक्ति जैसे हथियारों, सशस्त्र बलों और सैनिक, औद्योगिक और प्रौद्योगिक क्षमताओं को सीमित, नियंत्रित करने तथा कम करने के उपाय शामिल रहते हैं। तो देखिए, इस पैसेज में हमने साफ साफ जान लिया है कि निरस्त्रीकरण क्या होता है। ये हमें एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। 1950 के दशक में सामान्य तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण की दिशा में हुई प्रगति पर असंतोष, आकस्मिक कारणों से युद्ध छिड़ जाने पर चिंता, अचानक हमलों या गलत अनुमानों, परमाणु शक्तियों के स्थायित्व से जुड़ी समस्याओं और परमाणु विरोधी समूह की सक्रियता ने शस्त्र नियंत्रण की अवधारणा को जन्म दिया। शस्त्र नियंत्रण या शस्त्र परिसीमन में हथियारों के प्रकार और संख्या, उनकी तैनाती या प्रयोग या विशेष प्रकार के हथियारों के इस्तेमाल पर नियंत्रण शामिल है। शस्त्र नियंत्रण में ऐसे उपाय भी शामिल हैं जिनका उद्देश्य आकस्मिक युद्ध या अचानक आक्रमण के खतरों को कम करना है। जहां निरस्त्रीकरण में मौजूदा शस्त्रों में कमी या समाप्ति पर बल दिया जाता है, वहीं शस्त्र नियंत्रण में भविष्य में हथियारों पर नियंत्रण के परिसीमन पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता चला है कि निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण में क्या डिफरेंस है। देखिए, जहाँ निरस्त्रीकरण में मौजूदा शस्त्रों में कमी या समाप्ति पर बल दिया जाता है, यानी जो फिलहाल शस्त्र किसी देश के पास है उनको कम करना या समाप्त करना, उस पर बल दिया जाता है। लेकिन शस्त्र नियंत्रण में क्या होता है कि भविष्य के हथियारों पर नियंत्रण के परिसीमन पर जोर दिया जाता है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। देखिए, शस्त्र नियंत्रण की अवधारणा के घेरे में कई तरह के उपाय शामिल किए गए हैं। ये हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के शस्त्रों के उत्पादन पर रोक, परिसीमन यानी कि उस पर रोक लगाना, कमी या विनाश। दूसरा है कुछ सैनिक गतिविधियों की रोकथाम। तीसरा, सशस्त्र बलों की तैनाती नियंत्रित करना। और चौथा है सैनिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना। पांचवा, आकस्मिक युद्ध के खतरे को कम करना। नेक्स्ट है कुछ विशिष्ट तरह के शस्त्रों या युद्ध की विधियों पर रोक लगाना। और लास्ट है कि सैनिक मामलों में खुलापन लाकर देशों के बीच आपसी विश्वास पैदा करना। राजनयिक बयानों में निरस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण शब्दों का इस्तेमाल प्राय एक ही अर्थ में और एक दूसरे के पूरक के रूप में किया जाता है। निरस्त्रीकरण के बजाय शस्त्र नियंत्रण की अवधारणा को 1950 के दशक तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों में स्वीकृति मिली, परंतु सोवियत संघ, पूर्वी यूरोपीय देशों और कुछ विकासशील देशों ने निरस्त्रीकरण शब्द का प्रयोग जारी रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी निरस्त्रीकरण शब्द का प्रयोग ही किया जाता रहा। 1960 के दशक से शस्त्र नियंत्रण की अवधारणा का एक मुख्य पहलू यह रहा कि परमाणु युद्ध पैदा करने वाले किसी भी संकट को संभाला जाए, नियंत्रित किया जाए और उसे रोका जाए। अब हम बात करेंगे निरस्त्रीकरण नीति के 4 स्तंभों के बीच संबंध। अभी हमने जाना कि निरस्त्रीकरण क्या होता है, कि जो फिलहाल युद्ध चल रहा है उसको कम करना, यानी कि जो शस्त्र फिलहाल देशों के पास है उनमें कमी लाना। तो इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं, उनके बीच क्या संबंध है उसको हम देखते हैं। देखिए, निरस्त्रीकरण की नीति का मुख्य स्तंभ है शस्त्रीकरण को कम करना, यानी भविष्य में जो बनने वाले शस्त्र है उनमें कमी लाना। अन्य 3 स्तंभ है शस्त्र नियंत्रण, संकट की रोकथाम, नियंत्रण व प्रबंधन। और तीसरा है विश्वास एवं सुरक्षा का निर्माण, यानी कि देशों के बीच में आपसी ऐसा विश्वास या सुरक्षा पैदा कर लेना कि देश एक दूसरे पर आक्रमण न करे। शस्त्र नियंत्रण के क्या कार्य हैं ये भी देख लेते हैं, यानी कि भविष्य में जो शस्त्र बनने वाले हैं उनको कैसे रोका जाए। पहला है किसी आकस्मिक घटना के कारण शुरू होने वाले युद्ध के खतरे को कम करना। दूसरा है हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय और अक्षेत्रीय होड़ को धीमा करना। तीसरा, परस्पर विरोधी देशों में विश्वास बढ़ाना। नेक्स्ट है अधिक शस्त्रों वाले देश और कम शस्त्रों वाले देशों के बीच असमानता कम करना और इस प्रकार अस्थिरता के स्रोत को दूर करना। देशों को विवाद हल करने के शांतिपूर्ण उपाय अपनाने को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है संसाधनों को आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यों के लिए बचाना। और लास्ट है हमारा विश्वास और बेहतर सूझबूझ
पैदा करना। देखिए, शस्त्र नियंत्रण की नीति हथियारों की होड़ के कारणों पर काबू पाकर राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है। संकट की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत उन क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाता है जहां ज्यादा तनाव होता है। क्यूबा के मिसाइल संकट और बाद में मध्य पूर्व एशिया और अफगानिस्तान में यह नीति आजमाई गई, जिसमें संकट की रोकथाम एवं प्रबंधन के विकास के साधन के रूप में अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच संपर्क सुधारने के लिए राजनीतिक प्रयास किए गए। कुछ विद्वान संकट प्रबंधन को तनाव के शांतिपूर्ण समाधान का साधन मात्र मानते हैं। इस प्रकार इसकी सफलता युद्ध को टाल पाने पर निर्भर करती है। अन्य विशेषज्ञों के अनुसार यह विजय पाने का तरीका है। इसका उद्देश्य शत्रु को निसहाय बनाकर अपनी बातें मनवाना है। विश्वास निर्माण उपाय यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स शब्दों का अंतर्राष्ट्रीय भाषा में प्रवेश 1970 के दशक में हुआ। चूंकि ये उपाय मुख्यतः सुरक्षा के संदर्भ में किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अब विश्वास और सुरक्षा निर्माण उपाय कहा जाने लगा है। इन उपायों के उद्देश्य हैं देशों को विश्वास दिलाना कि उनके संभावित शत्रु देश उन पर हमला नहीं करना चाहते और इस तरह गलतफहमी होने की आशंका दूर करना। दूसरा, अधिक मजबूत ताकतों द्वारा राजनीतिक दबाव की संभावनाएं कम करना। और तीसरा, संकट की स्थिति में शत्रुता फैलाने की संभावना कम करना। इस प्रकार विश्वास तथा सुरक्षा निर्माण उपायों का उद्देश्य प्रथम परमाणु हमले तथा परंपरागत अचानक हमले की रोकथाम करना और अक्षेत्रीय तनाव को अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोकना है। अब देखिए, निरस्त्रीकरण यानी कि डिसआर्मामेंट और असैनिकीकरण यानी कि डीमिलिटराइजेशन में अंतर है। इन दोनों में डिफरेंस है। असैनिकीकरण में प्राय लड़ाई में पराजित देशों को बलपूर्वक शस्त्र विहीन बनाया जाता है। युद्ध में विजय के बाद किसी देश में हथियारों के प्रयोग पर रोक लगाना ही निरस्त्रीकरण में शामिल है। अब देखिए, जो निरस्त्रीकरण की नीति है यानी कि डिसआर्मामेंट है, उसकी 4 अवधारणाएं हैं और इन 4 अवधारणाओं में इनका जो आपसी संबंध है उसका ब्यौरा हम देखते हैं, यानी कि उसकी डिटेल हम देखते हैं। अब देखिए, अवधारणा क्या है, नीतिगत अवधारणा क्या है, निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण। उसके साथ के जो 4 अन्य अवधारणाएं हैं, संकट की रोकथाम और नियंत्रण का प्रबंध, विश्वास निर्माण और उपाय। देखिए, नीतिगत उद्देश्य शांति और अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक सुरक्षा यानी कि भविष्य में होने वाले युद्धों की रोकथाम करना, और इसमें क्या हो सकता है कि तनाव को लड़ाई में बदलने से रोकना। और विश्वास निर्माण उपाय में क्या होगा, तनावहीनता के लिए रचनात्मक माहौल पैदा करना। अब देखिए, प्रणाली संबंधी उद्देश्य में अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून लागू करना, यानी कि अगर शस्त्र नियंत्रण की अवधारणा के अनुसार देखा जाए तो सामरिक स्थिरता बढ़ाना, यानी कि सामरिक स्थिरता का मतलब है कि आगे होने वाले युद्धों को रोका जाए और जो देशों में स्थिरता है उसको बनाए रखा जाए। फिर है कि संकट की रोकथाम और जो नियंत्रण प्रबंधन है उसके आधार पर आचार संहिता लगाना, संकट के दौरान सहयोग करना। यानी कि विश्वास निर्माण में हम क्या करेंगे, अचानक हमलों के बारे में पूर्व सूचनाएं बढ़ाना। कार्यवाही संबंधी उद्देश्य में हम क्या करेंगे, परिसीमन यानी कि रोकथाम करेंगे, नियंत्रण करेंगे, कटौती करेंगे, विलोपन और विनाश, ये सारे जो है कोशिश हम करेंगे। शस्त्र नियंत्रण में क्या करेंगे, हानि को सीमित करना, यदि सफलता न मिले तो लागत घटाना, यानी कि जो आर्थिक जो स्थिति है उसको संभाल के रखना। और अगर संकट की रोकथाम में अगर हम बात करें तो संचार को बढ़ावा देना, हस्तक्षेप न करके अक्षेत्र को मजबूत बनाना। और अगर विश्वास निर्माण की बात करें तो हम खुलापन, पारदर्शिता और विश्वसनीयता का प्रयोग कर सकते हैं। लक्ष्य में बात करें तो शस्त्र, सैनिक उद्योग और जनशक्ति और सैनिक अड्डे, यानी कि ये लक्ष्य निरस्त्रीकरण के अंतर्गत आएंगे। शस्त्र नियंत्रण की बात करें तो हथियार, जनशक्ति, बजट, हथियारों की बिक्री, ये सब इसमें आएंगे। संकट को उभरने से रोकना, उसे फैलने से रोकना। और ये जैसे विश्वास निर्माण उपाय में क्या आएगा, सूचना, पुष्टि, घोषणा, संचार, बाधाएं, घोषणा संबंधी तंत्र। इसके बाद संभावना में हम देखेंगे कि वैश्विक, अक्षेत्रीय, त्रिपक्षीय क्षेत्र, हथियार उद्योग और जनशक्ति और सैनिक अड्डे, इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। और शस्त्र नियंत्रण में क्या है, शस्त्र जो क्षेत्र है वो शस्त्र उद्योग है। अक्षेत्र जैसे कि संकट, संचार, दुर्घटना की रोकथाम। अक्षेत्र में जैसे अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोकना, अलग न करना। प्रक्रिया के अंतर्गत एक पक्षीय या सतत
आपसी आदान प्रदान संधि हो सकती है। एक पक्षीय यानी कि प्राप्ति, बल संरचना, सततवादी संधि। और इसमें क्या है, एक पक्षीय यानी कि आचरण संबंधी बाधाएं। और इसमें क्या है, एक पक्षीय सत्यवादी राजनीतिक समझौते आते हैं। उपलब्धियों में क्या है, जैविक शस्त्र संधि हो सकती है। और इसमें शस्त्र नियंत्रण में क्या होगा, परमाणु अप्रसार संधि, शस्त्र मुक्त अक्षेत्र, सॉल्ट, यानी कि इस प्रकार की संधियां हम कर सकते हैं। इनमें क्या होता है कि हम जो परमाणु जैसे हथियार है उनको फ्यूचर में यूज़ न करने की ये संधियां होती हैं, इनको भी हम क्या है लागू कर सकते हैं। और इसमें है कि हॉटलाइन समझौता। हॉटलाइन समझौते होते हैं कि दो देशों के जो प्रमुख होते हैं उनके बीच में मतलब एकदम से बातचीत करना, समुद्र घटना समझौता इसमें भी आ सकता है। अगर इसकी बात करें तो CSCE हेलेंस्की, यानी ये एक एग्जाम्पल है, इस घटना के बारे में हम आगे जानेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र संघ और निरस्त्रीकरण, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ और जो डिसआर्मामेंट है, इन दोनों ने मिलकर जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने डिसआर्मामेंट के लिए क्या किया है, ये सारा इसमें है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के बहुत 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 चांस हैं। ध्यान से देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का आदर्श है आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की मार से बचाना। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। इसके घोषणा पत्र में बल प्रयोग करने की धमकी की मनाही है और इसमें विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण से संबंधित सिद्धांतों पर विचार करने और सुरक्षा परिषद के सदस्यों को ऐसे सिद्धांतों पर सिफारिशें करने का अधिकार है। इस सिलसिले में एक रचनात्मक उपलब्धि यह है कि सभी पक्षों ने यह समझ लिया कि इस परमाणु युग में निरस्त्रीकरण के साथ छोटे बड़े सभी देशों का वास्ता है। निरस्त्रीकरण अब थोड़े से बड़े देशों का सिरदर्द नहीं, अब थोड़े से यानी कि छोटे या बड़े देशों का सिरदर्द नहीं रहा, बल्कि यह समूची मानवता से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। निरस्त्रीकरण के मसले से दो स्तरों पर निपटना होगा। यह है विचार और बातचीत। विचार के स्तर पर सभी देशों को शामिल करना होगा। इस तरह के विचार के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे उपयुक्त मंच है। बातचीत के स्तर पर थोड़े से देशों को समझौते और संधियां तैयार करने के लिए निरस्त्रीकरण पर विचार विमर्श करना होगा। जहां तक बात का संबंध है, इसने इन दोनों स्तरों पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब बात करते हैं कि डिसआर्मामेंट को लेकर जो जो संस्थाएं बातचीत करती हैं वो कौन कौन सी है, उनके बारे में अब हम जानेंगे। निरस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण से जुड़ी समस्याओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर जो संस्थाएं विचार विमर्श करती हैं वे इस प्रकार हैं। पहली है महासभा। यह निरस्त्रीकरण पर विचार विमर्श का स्थायी मंच है और इससे जुड़ी समस्याओं के सभी पहलुओं के बारे में समूचे विश्व समुदाय के लिए कार्यों तथा सिफारिशों का मुख्य स्रोत है। फिर है प्रथम समिति। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की यह समिति महासभा की एक प्रमुख समिति है। यह केवल डिसआर्मामेंट तथा सुरक्षा संबंधी मसलों को देखती है और महासभा को प्रस्तावों के प्रारूप पेश करती है। फिर है निरस्त्रीकरण आयोग। यह निरस्त्रीकरण की समस्याओं पर विचार विमर्श करने का एक सहायक मंच है। ये आयोग क्या है, एक सहायक मंच है। इस आयोग का कार्य निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में विभिन्न मसलों पर विचार करना और सिफारिशें प्रस्तुत करना है। फिर है तदर्थ समिति। विशिष्ट विषयों पर विचार करने के लिए, यानी कि जो टॉपिक स्पेशल हैं उन पर विचार करने के लिए महासभा तदर्थ समितियां नियुक्त कर सकती हैं, यानी कि ये होती नहीं है, इनको क्या है बनाया जाता है समय समय पर। उदाहरण के लिए विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित करने के लिए विभिन्न देशों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के लिए इस विषय पर तदर्थ समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा निरस्त्रीकरण सम्मेलन। यह जिनेवा में स्थित शस्त्र नियंत्रण के लिए बहुपक्षीय विचार मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, परंतु समय बीतने के साथ इन दोनों संस्थाओं में गहरा रिश्ता बन गया है। हालांकि औपचारिक रूप से यह स्वायत्त संगठन है, परंतु यह संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के प्रस्ताव पर विचार करता है और अपनी रिपोर्ट महासभा को भेजता है। सम्मेलन में सभी परमाणु शक्ति संपन्न देशों तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अन्य देशों को शामिल किया गया है। निरस्त्रीकरण सम्मेलन के प्रस्ताव संबंधित देशों के हस्ताक्षर और पुष्टि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजे जाते हैं। अपनी स्थापना के समय निरस्त्रीकरण सम्मेलन ने जिन विषयों पर काम करने का लक्ष्य अपने सामने रखा है वे हैं परमाणु हथियारों, रासायनिक हथियारों, जनसंहार के अन्य शस्त्रों और परंपरागत हथियारों पर नियंत्रण,
सैनिक बजट में कटौती, सशस्त्र बलों की संख्या घटाना, निरस्त्रीकरण और विकास विश्वास निर्माण उपाय, निरस्त्रीकरण के सामान्य मामले। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण विभाग। यह निरस्त्रीकरण संबंधी मामले निपटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की संगठनात्मक इकाई है। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ और निरस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान। यह निरस्त्रीकरण संबंधी मामलों पर स्वतंत्र रूप से अनुसंधान करता है और निरस्त्रीकरण विभाग के साथ मिलकर काम करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और संयुक्त राष्ट्र की जो लास्ट संस्था है वह है निरस्त्रीकरण मामलों का परामर्श मंडल। यह महासचिव का परामर्श मंडल है जो विशिष्ट विषयों के बारे में अध्ययन करता है। इसके बाद हम परमाणु मसले को देख लेते हैं। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद से ही परमाणु शस्त्रों पर चिंता और इन हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने के तरीके एवं उपाय अंतर्राष्ट्रीय बहस के मुद्दे रहे हैं। परमाणु शस्त्रों के दुनिया भर में प्रसार का रक्षात्मक उपायों के जरिए नियंत्रण करने की नीति परमाणु शस्त्रों से संपन्न देशों द्वारा प्रस्तुत की गई। 1968 में यह नीति परमाणु अप्रसार यानी कि NPT, 1996 के व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि यानी कि CTBT के रूप में सामने आई। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। NPT और CTBT यानी कि इनकी फॉर्मेशन कब हुई थी ये हम नोट कर लेंगे। 1974 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का परमाणु शस्त्रों से संपन्न शक्तियों ने कड़ा विरोध किया। परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रसार पर रोक लगाने के उद्देश्य से परमाणु आपूर्तिकर्ता क्लब का गठन किया गया। इसके बाद यह बहस तकनीकी मुद्दों से हटकर परमाणु शस्त्रों की उपयोगिता और परमाणु शस्त्रों से संपन्न नए देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के राजनीतिक पहलुओं पर केंद्रित हो गई। परमाणु हथियारों के प्रसार पर काबू पाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। इस बारे में प्रमुख समझौते व संधियां इस प्रकार हैं। ये जो संधियां हैं ये हमें नोट करते जाना है एग्जाम के लिए। देखिए, 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, यह एक बहुपक्षीय संधि है। इसमें वातावरण, बाहरी अंतरिक्ष या समुद्र में या किसी भी वायुमंडल में ऐसा कोई भी परमाणु विस्फोट यानी कि गैर सैनिक उद्देश्यों के लिए किए गए विस्फोट सहित करने पर पाबंदी का प्रावधान है, जिससे किसी भी देश में रेडियोधर्मी कचरा पैदा हो। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है कि भारत ने कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए और किस पर नहीं। सेकंड है हमारा परमाणु अप्रसार संधि यानी कि बहुत ही फेमस NPT जो 1968 में 1968 में हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के उद्देश्य से प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम करने की दिशा में पहला कदम था। इसमें गैर परमाणु शक्तियों द्वारा यह वचन देने का प्रावधान है कि वे परमाणु शस्त्र बनाने या प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण बताया और इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये एक भेदभावपूर्ण नीति थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1974 की प्रवेश बिंदु परीक्षण प्रतिबंध संधि। यह संधि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की है, जिसमें दोनों देशों ने 150 किलोटन से अधिक शक्ति के परमाणु परीक्षण न करने का निश्चय किया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो 1974 की प्रवेश बिंदु परीक्षण प्रतिबंध संधि है ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई थी। नेक्स्ट जो संधि है वो है 1976 की शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट संधि। यह भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई द्विपक्षीय संधि है, जिसमें ऐसे विस्फोटों को नियंत्रित करने का प्रावधान है जो परमाणु हथियारों के परीक्षण के स्थलों के बाहर के स्थान पर किए जा सकते हैं और इसलिए इन्हें शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए माना जा सकता है। तो देखिए, पहली हुई थी 1974 में और सेकंड हुई थी 1976 में। 2 साल में ये दोनों देशों के बीच संधियां हुई थी जो हमें ध्यान रखनी है। ये बाद की दोनों संधियां वास्तव में एक तरह से आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि की पूरक संधियां हैं, जिनमें पहली संधि में रह गई कमियां दूर करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है हमारी 1996 की व्यापक परमाणु निषेध संधि यानी कि CTBT। CTBT के नाम से मशहूर इस संधि को परमाणु हथियारों के विकास और विस्तार की रोकथाम का बहुत महत्वपूर्ण उपाय माना गया। ऐसा दावा किया गया कि सभी विस्फोटों पर प्रतिबंध लग जाने से पहला कि परमाणु शस्त्रों के विकास और स्तर में सुधार पर रोक लग सकेगी और दूसरा नई किस्म के उन्नत परमाणु शस्त्रों का विकास नहीं हो सकेगा। तीसरा, परमाणु अप्रसार और परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया में मदद मिलेगी
और लास्ट अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूती होगी। यानी कि ये चार कारण थे सीटीबीटी को बनाने के। यह संधि निरस्त्रीकरण सम्मेलन में स्वीकार नहीं की जा सके, परंतु संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे भारी बहुमत से पारित किया गया। इस पर 100 से अधिक देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस पर सबसे पहले अमेरिका ने हस्ताक्षर किए। हालांकि अमेरिकी सेनेट ने 1999 में इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया, इसलिए यह संधि ठंडे बस्ते में चली गई। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए हस्ताक्षर नहीं किए। ये फिर से महत्वपूर्ण है कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये भी एग्जाम में ये जितनी भी संधियां हैं इनमें किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर आई है, तो हमें ये ध्यान से पढ़नी है। इसके बाद विश्व के अधिक तबाही वाले क्षेत्रों में परमाणु शस्त्र मुक्त क्षेत्र बनाने का विचार इसलिए आया ताकि परमाणु अप्रसार का दायरा बढ़ाया जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए देश परमाणु हथियार न बनाएं। इस सिलसिले में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं। लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के लिए तलाते लोल्को संधि यह 1967 में हुई थी। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के लिए रारोतोंगा संधि ये 1985 में हुई थी और कोरिया प्रायद्वीप को परमाणु रहित बनाने की घोषणा 1992 में की। तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भारत की निरस्त्रीकरण की नीति क्या है, कि भारत जो डिसआर्मामेंट की जो नीति भारत ने बना रखी है वो किस प्रकार की है और उसको बनाने के क्या कारण हैं। निरस्त्रीकरण और विश्व शांति को प्रोत्साहन देना भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। विश्व के सामने इस समय सबसे बड़ा जो संकट है वो है परमाणु युद्ध का खतरा। निरस्त्रीकरण, विशेषकर परमाणु निरस्त्रीकरण भारत के लिए हमेशा से चिंता का विषय रहा है। परमाणु शस्त्रों की उपस्थिति और शस्त्रों की होड़ जारी रहना मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा है। परमाणु हथियार न तो लड़ाई के शस्त्र हैं और न ही इन्हें शांति कायम करने में सहायक के रूप में गरिमा दी जानी चाहिए। भारत का हमेशा यह मत रहा है कि निरस्त्रीकरण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत उद्देश्यों और सिद्धांतों में निहित दृष्टि, दिशा और अवधारणाओं का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। नहीं तो विश्व समुदाय निरस्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में कभी सफल नहीं हो पाएगा। परमाणु शस्त्रों के क्षेत्र में भारत ने शस्त्रों की होड़ समाप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल करने को वचनबद्ध है। इस दिशा में किए गए कुछ प्रयास इस प्रकार है। 1954 में भारत ने सुझाव दिया कि जब तक व्यापक परमाणु शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक परमाणु हथियार के सभी परीक्षण स्थगित कर दिए जाएं। दूसरा, 1964 में भारत ने सुझाव दिया कि परमाणु शस्त्रों के फैलाव की समस्या हल करने के लिए हथियारों के विकास तथा विस्तार को एक साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्यवस्थाओं के अंतर्गत रोक दिया जाए। नेक्स्ट, 1974 में भारत ने परमाणु शस्त्रों के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की, क्योंकि इस तरह का कोई भी इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र का उल्लंघन और मानवता के प्रति अपराध है। 1982 में भारत ने कुछ ठोस कार्यक्रम प्रस्तावित किए। उसमें पहला है निरस्त्रीकरण पर आयोजित विशेष अधिवेशन में परमाणु शस्त्रों का प्रयोग न करने के लिए सबके लिए अनिवार्य रूप से मान्य संधि पर विचार किया जाए। दूसरा, वर्तमान शस्त्र भंडार में कमी लाने से पहले कदम के रूप में परमाणु शस्त्रों के निर्माण पर रोक लगे तथा भविष्य में इसका उत्पादन पूरी तरह से रोक दिया जाए। तीसरा, सभी परमाणु परीक्षण तत्काल स्थगित किए जाएं। और लास्ट, निर्धारित समय सीमा के भीतर सामान्य एवं पूर्ण निरस्त्रीकरण की संधि करने के लिए बातचीत की जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ लोगों में परमाणु शस्त्रों के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा की जाए। 1984 में भारत ने अर्जेंटीना, मैक्सिको, स्वीडन, ग्रीस तथा तंजानिया के साथ मिलकर 5 महाद्वीप के 6 देशों का शांति अभियान चलाया। इस अभियान के तहत परमाणु शक्ति वाले देशों से परमाणु शस्त्रों के परीक्षण, उत्पादन और तैनाती पर रोक लगाने तथा हथियारों में कमी लाकर पूर्ण निरस्त्रीकरण की दिशा में बढ़ने की अपील की। भारत ने 1925 की जिनेवा संधि, 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि, 1971 की समुद्र तल संधि और 1972 की जैविक शस्त्र संधि और 1993 की रासायनिक हथियार संधि पर हस्ताक्षर किए। ये वो संधियां हैं जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए, हमें ध्यान रखना है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण समझौते के बारे में भारत की दृष्टि का आधार यह बुनियादी विचार रहा कि केवल समान और भेदभाव रहित संधियों से तनाव में
कमी होती है और शांति होती है तथा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से भारत का इनकार इसी दृष्टिकोण से प्रेरित है। जिन देशों के पास परमाणु शक्ति नहीं थी वे भी इस संधि के आलोचक थे। वे इसे भेदभावपूर्ण संधि मानते थे। उनकी आलोचना के मुद्दे इस प्रकार थे। उनका कहना था कि संधि के उन प्रावधानों का असमान स्वरूप जो केवल गैर परमाणु देशों पर रक्षा उपायों को लागू करते हैं। दूसरा, शस्त्रों से संपन्न राष्ट्रों को शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परीक्षण करने का अधिकार देकर उनके आर्थिक हितों को कायम रखना है। तीसरा, परमाणु हथियारों वाले देशों की वचनबद्धता की अस्पष्टता। और लास्ट है परमाणु शस्त्रों से रहित देशों की उचित सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी। तो ये वे सारे कारण हैं जिनमें जो देश वो कह रहे थे कि परमाणु अप्रसार संधि पर हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये कारण रहे। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि यानी कि CTBT को परमाणु हथियारों के विकास और विस्तार की रोकथाम का महत्वपूर्ण साधन माना गया। ऐसा दावा किया गया कि सभी विस्फोटों पर प्रतिबंध लग जाने से परमाणु शस्त्रों के विकास स्तर में सुधार पर रोक लग सकेगी और नई किस्त के उन्नत परमाणु शस्त्रों का विकास नहीं हो सकेगा। जो नई किस्म के उन्नत परमाणु शस्त्र हैं उनका विकास नहीं हो सकेगा। परमाणु अप्रसार और परमाणु निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा मजबूत होगी। भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर करने को समयबद्ध निरस्त्रीकरण कार्यक्रम से जोड़ा। भारत का कहना था कि परमाणु अप्रसार संधि विश्व में परमाणु निरस्त्रीकरण के मसले से निपटने में विफल रही है। अपनी संभावनाओं के बारे में इस संधि की अंतर्निहित सीमाओं के कारण ऐसा नहीं लगता कि यह परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की दिशा में बढ़ पाएगी। भारत ने कहा कि वह इसे तभी स्वीकार कर सकता है जब 5 परमाणु शस्त्र संपन्न देश परमाणु हथियारों की पूरी तरह से समाप्त करने के समयबद्ध कार्यक्रम पर सहमत हो जाएं। अब बात करते हैं भारतीय परमाणु परीक्षण, यानी भारत ने जो परमाणु परीक्षण किए थे 1974 और 1998 में, और उसके बाद उसकी जो निरस्त्रीकरण की नीति अपनाई गई उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत का दृष्टिकोण सबसे पहले 1954 में ही सामने आया था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टैंड स्टिल जहां का तहां यानी समझौते का आह्वान किया था। भारत का दृष्टिकोण यह था कि परमाणु परीक्षण पर रोक के किसी भी समझौते से हथियारों की होड़ पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इससे निरस्त्रीकरण पर समझौता होने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। 1956 तक परीक्षणों पर प्रतिबंध के बारे में विभिन्न देशों के अलग अलग मत उजागर हो चुके थे। भारत और सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के बिना ही सभी परमाणु परीक्षणों पर शीघ्र और अलग से समझौता करने का सुझाव दिया, क्योंकि ऐसे परीक्षण छिपाए नहीं जा सकते। लेकिन पश्चिमी देशों का मत था कि पर्याप्त निगरानी के बाद ही परमाणु परीक्षणों पर सीमित रोक और अंततः प्रतिबंध लगाया जाए। इसके फलस्वरूप अमेरिका, इंग्लैंड और सोवियत संघ ने आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर बातचीत प्रारंभ की। यह संधि 1963 में अस्तित्व में आई और भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए। 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में भारत ने इस बात पर चिंता प्रकट की कि परमाणु शस्त्रों वाले देश अपने शस्त्र भंडारों की जांच के लिए कोई भी व्यवस्था करने से कतरा रहे हैं। इस चिंता को परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT पर बहस के दौरान दृढ़ता से प्रस्तुत किया गया। वास्तव में भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार के लिए इसके भेदभावपूर्ण स्वरूप को एकमात्र आधार बताया। 1995 में परमाणु अप्रसार संधि को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने के फैसले और CTBT पर बहस ने भारत को परमाणु निरस्त्रीकरण पर अपनी राय और स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करने का मौका दे दिया। CTBT पर भारत का रुख यह था कि यह परमाणु प्रसार के सभी पहलुओं को रोक पाने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने में कारगर भूमिका निभा पाने में समर्थ होनी चाहिए। इसलिए इस संधि में निरस्त्रीकरण और निश्चित समय सीमा में परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व का लक्ष्य प्राप्त करने की वचनबद्धता परिलक्षित होनी चाहिए। CTBT के अंतिम पाठ का भारत ने यह कहकर विरोध किया कि इसमें परमाणु हथियार वाले देशों को गैर विस्फोटक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके शस्त्रों से संबंधित अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियां जारी रखने की छूट दी गई है। इसमें निरस्त्रीकरण के प्रति किसी सार्थक वचनबद्धता का अभाव था, बल्कि स्थिति यह थी कि इसमें मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश थी। इसलिए बाद में
फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, यानी कि फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी पर हुई बहस इससे अलग नहीं थी। उल्लेखनीय है कि भारत अपने परमाणु परीक्षणों के बाद भी वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण की अपनी मांग पर कायम है। भारत ने 1974 में पोखरण में अपने पहले परमाणु बम परीक्षण के 24 वर्ष बाद 11 तथा 13 मई 1998 को कुछ और परमाणु परीक्षण किए। संसद में अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने पोखरण 2 के बाद की भारत की परमाणु नीति के पहलुओं को स्पष्ट किया। पहला यह है कि भारत न्यूनतम परंतु विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध क्षमता बनाए रखेगा। इसके लिए भारत को और परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह आगे परीक्षण करने पर स्वतः ही अपने ऊपर प्रतिबंध स्वीकार कर रहा है। दूसरा यह है कि भारत परमाणु शस्त्रों के मामले में अपने पहले इस्तेमाल न करने के सिद्धांत का पालन करेगा। और अंतिम पहलू यह है कि भारत वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण पर अपनी वचनबद्धता जारी रखेगा। इस तीसरे पहलू का डबरन में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में पुनः प्रतिपादन किया गया। 17 अगस्त 1999 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा जारी भारतीय परमाणु सिद्धांत की रूपरेखा के बारे में भारत को सुरक्षा परिषद के बारे में फैसला करने की स्वायत्तता की बात कही गई। इसमें भारत की परंपरागत दृष्टि को प्रस्तुत किया गया और सुरक्षा भारत की विकास प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। इसमें शांति और सुरक्षा में संभावित खलल पर चिंता प्रकट करते हुए विकास प्रक्रिया जारी रखने के लिए परमाणु प्रतिरोध क्षमता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस दस्तावेज में यह दलील भी दी गई कि कोई वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण नीति न होने के कारण भारत को अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए कारगर विश्वसनीय प्रतिरोध क्षमता और इस क्षमता के विफल हो जाने की स्थिति में पर्याप्त प्रतिकारात्मक क्षमता की आवश्यकता है। यह पहले इस्तेमाल न करने के सिद्धांत और परमाणु निर्णय प्रक्रिया पर असैनिक नियंत्रण की व्यवस्था पर कायम है। अब हम देखेंगे कि भारत ने डिसआर्मामेंट का रास्ता चुनकर किस प्रकार भारतीय विकास को आगे बढ़ाया, यानी कि निरस्त्रीकरण और विकास। देखिए, जो डिसआर्मामेंट है यानी कि निरस्त्रीकरण और सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर आलोफ पामे ने स्वतंत्र आयोग ने कहा था कि विकासशील देशों में पहले से ही कम संसाधनों के सैनिक इस्तेमाल से गरीबी और बढ़ती है और उनके आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। निरस्त्रीकरण तथा विकास के बीच संबंधों के बारे में इंगा थारसन रिपोर्ट में निरस्त्रीकरण तथा विकास के बीच स्पष्ट रिश्ता पहचानने का प्रयास किया गया। सभी सरकारें संसाधनों की कमी को महसूस करती हैं। एक क्षेत्र पर खर्च बढ़ाने से दूसरे क्षेत्र पर खर्च कम हो जाता है। विकास की आर्थिक प्रगति लगातार बनी रहने वाली आवश्यकता मानकर चलना चाहिए। निरस्त्रीकरण को सुरक्षा के साथ जोड़ने को उनकी परस्पर आर्थिक निर्भरता के संदर्भ में देखा जाता है। निरस्त्रीकरण के बारे में परंपरागत दृष्टिकोण यानी कि निरस्त्रीकरण को युद्ध की आशंका कम करने के प्रयास के साथ जोड़कर देखता है। बुनियादी तर्क यह है कि हथियारों की होड़ अंततः युद्ध की ओर ले जाती है, इसलिए देशों को हथियार जमा करने का रास्ता अपनाने से रोकना आवश्यक है। इसी से शस्त्र नियंत्रण या परिसीमन और क्रमशः तनाव की संभावनाएं कम करने के लिए विश्वास निर्माण उपायों तथा संकट प्रबंधन की बात सामने आती है। भारतीय दलील ने अलग रास्ता चुना। भारतीय ढांचा इस प्रश्न पर आधारित है कि विभिन्न देशों के समुदायों में शांति कैसे स्थापित की जाए। इसका उत्तर उस बुनियादी सिद्धांत में निहित है कि किसी भी विवाद की स्थिति में झगड़े के मूल कारणों से निपटा जाए, यानी कि विवाद समाधान, विवाद का प्रबंधन नहीं। यह दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य है और इसमें विवाद के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य पहलुओं पर विचार शामिल है। इसमें यह माना जाता है कि विवाद मूलतः सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में पनपने वाले तनावों की उपज होते हैं जो आगे चलकर सैनिक विवादों में बदल जाते हैं। इसका मूल स्वर विकास नीतियां हैं जिससे इसमें यह सोच और अपेक्षा रहती है कि मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन संभव है। इस प्रकार यह संशोधनवादी दृष्टिकोण है। यह बात कई क्षेत्रों में देखी जा सकती है। आर्थिक क्षेत्र में इसे नई आर्थिक व्यवस्था का रूप दिया गया। राजनीतिक क्षेत्र में इसकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संघर्षों के प्रति समर्थन के रूप में हुई। सामाजिक क्षेत्र में यह भाव सामाजिक न्याय के रूप में प्रकट हुआ और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में यह दृष्टिकोण निरस्त्रीकरण के प्रति समर्थन तथा निरस्त्रीकरण के विकास के साथ जोड़ने में दिखाई दिया।
अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में हुए हमलों से उत्तर आधुनिक आतंकवाद चिंता का मुख्य विषय बन गया। इसे आतंकवाद के इस नए रूप का मुकाबला करने के लिए तैयार की गई रणनीतियों के बारे में कई प्रश्न भी उभर कर सामने आए। आज की आतंकवादी विरोधी अमेरिकी रणनीति के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला है कि आतंकवाद के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा बनाना। यह मोर्चा कई स्तरों पर काम करेगा। इसमें सैद्धांतिक समर्थन देने वालों से लेकर आतंकवाद का मुकाबला करने वालों के लिए भौतिक और मानवीय सहायता देने वाले लोग शामिल होंगे। यह मोर्चा राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर काम करेगा। सेकंड है बल प्रयोग का औचित्य। आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग पर आधारित जातीय अलगाववाद आंदोलनों और उत्तर आधुनिक वैचारिक धार्मिक आंदोलनों में फर्क है। दूसरी तरह के आंदोलनों में अपनाई जा रही आतंकवादी प्रक्रिया पर सारे विश्व में चिंता जताई जाती है। साथ ही नए प्रकार के इस आतंकवाद का सामना करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे तरीकों पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए बल प्रयोग के औचित्य के मसले पर आम सहमति उभर कर सामने आ रही है। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाई इस प्रवृत्ति की सूचक है। इस नई सहमति को 1989 से 90 से विकसित किए हुए मानव अधिकारों के हनन पर जताई जा रही चिंता की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। इस औचित्य को अब राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय हित जैसे शासन आधारित तर्कों के दायरे में नहीं बांधा जा सकता, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत आतंकवाद विरोधी रणनीति पर आधारित है, जिसे अब लोकतांत्रिक समाजों की रक्षा के मानदंडों के भीतर परिभाषित किया जा रहा है। थोड़े से बल का प्रयोग करने पर पहले जो हो हल्ला मच जाता था, अब उसे शांत किया जा सकता है। इसका मतलब किसी सरकारी एजेंसी को मानव अधिकारों के उल्लंघन का हक नहीं देना नहीं है। इसमें मानव अधिकार समूहों को केवल यह एहसास कराना है कि आतंकवादी गुटों को संरक्षण देना उचित नहीं है। तीसरा है अमेरिका की रणनीतिक प्रतिक्रिया का तीसरा तत्व अफगानिस्तान के खिलाफ आक्रमण के रूप में उभर कर सामने आया। यह तत्व अमेरिका को सुरक्षित करने का प्रयास था। आतंकवादियों द्वारा जैविक हथियारों, खासकर एंथ्रेक्स के इस्तेमाल के कारण अमेरिका ने ऐसी बाधाएं खड़ी की जैसी वहां पहले कभी खड़ी नहीं की गई। अब हम बात करते हैं भारत में फैले आतंकवाद की, कि भारत में आतंकवाद के बारे में बहस निम्नलिखित मुद्दों से जुड़ी है। पहला, जातीय अलगाववादी आतंकवाद। यह बहस जातीय राष्ट्रवाद की अवधारणा तथा आत्मनिर्णय के अधिकार पर केंद्रित है। कश्मीर समस्या को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। दूसरा है उत्तर आधुनिक व्यापक धार्मिक आतंकवाद, यानी कि यह दृष्टिकोण राष्ट्र राज्य व्यवस्था की भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे तक जाता है। इसके उद्देश्य अस्पष्ट है और इन्हें शीत युद्ध के दौर के बाद के धार्मिक उत्थान के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। वैश्विक सर्वदेशीय विश्व व्यवस्था के प्रतीक इस आतंकवाद से संभावित निशाने हैं। आतंकवाद की समस्या के बारे में इस समय भारत की सामरिक दृष्टि पाकिस्तान केंद्रित दृष्टिकोण है, जिसका कश्मीर की घटनाओं से सीधा संबंध है। यह समस्या अघोषित हल्के या प्रचंड युद्ध के रूप में प्रस्तुत की जाती है, जिसका संचालन पाकिस्तान कर रहा है, जो विभिन्न आतंकवादी गुटों के जरिए लड़ रहा है। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आक्रमण को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। कश्मीर में आतंकवाद में दो स्तरों पर अंतर किया जाना चाहिए। एक स्तर है भारत राष्ट्र राज्य के भौगोलिक राजनीतिक ढांचे के भीतर कश्मीरी जनता द्वारा उठाए जाने वाली मांगे। ये मांगे कश्मीर में चाहे किसी भी समूह द्वारा उठाई जा रही हो, उचित मांगे हो सकती हैं और इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आतंकवाद का दूसरा स्तर एक अस्पष्ट वैचारिक संघर्ष से पैदा होता है, जिसे जिहाद बताया जा रहा है। आंदोलन का यह स्तर भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानता और यह व्यवस्था के खिलाफ वैश्विक लड़ाई है। यह भारत जैसे देश के लिए वैसे ही खतरनाक है जैसे कि पाकिस्तान के लिए। इसी दूसरे स्तर के खतरे से निपटने के लिए आतंकवाद विरोधी रणनीति तैयार करने की जरूरत है। सितंबर 2001 की घटनाओं से वैश्विक दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, जिसका भारत को लाभ उठाना चाहिए। पहली बात यह है कि भारत को आतंकवाद के सैद्धांतिक आयाम के भीतर कश्मीर की समस्याओं को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसके आधार पर एक सार्वजनिक वक्तव्य देकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह उन संगठनों के विरुद्ध बल प्रयोग करना चाहता है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।
परंपरा से भारत हमेशा सीमा संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए असैनिक रणनीति का पक्षधर रहा है। कूटनीति का इस्तेमाल और बल प्रयोग को अंतिम विकल्प मानना भारतीय रणनीति के ये दो आधार रहे हैं। भारत सीमा पार सैनिक कार्यवाही से उपजने वाली राजनीतिक अनिश्चितताओं से भली भांति अवगत है। सितंबर की घटनाओं के फलस्वरूप आतंकवाद से निपटने के लिए बल प्रयोग के बारे में जमीनी वास्तविकताएं भी बदल गई हैं। मानव अधिकारों के पक्षधर संगठन अब आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बल प्रयोग के मामले में ढीले पड़ गए हैं। थोड़ी सी भी ताकत के इस्तेमाल पर पहले जो हाय तौबा होने लगती थी, अब उसे चुप किया जा सकता है। इसका मतलब किसी सरकारी एजेंसी को मानव अधिकारों के उल्लंघन की छूट देना नहीं है। इसमें यही संकेत है कि मानव अधिकार संगठनों का यह एहसास हो जाए कि आतंकवादी गुटों को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। भारत की परंपरागत आतंकवाद विरोधी रणनीति की कई परतें हैं। इसमें बल प्रयोग के साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक उपयोगों का भी प्रावधान है। आतंकवाद से संघर्ष की कुंजी है उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत। परंतु इस प्रयास को तभी सफल बनाया जा सकता है जब आतंकवाद के खतरे पर काबू पा लिया जाए। इस तरह का नियंत्रण बल प्रयोग से ही संभव है। भारत के नीति निर्धारकों को इसी उद्देश्य के मद्देनजर अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। ये था हमारा चैप्टर जो भारत की सुरक्षा को लेके काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो अब इस पूरे चैप्टर का जो हमारी समरी है वो हम देख लेते हैं। शांति और सुरक्षा के बारे में भारत का दृष्टिकोण 9/11 यानी कि 11 सितंबर की घटना को परिवर्तन का महत्वपूर्ण पड़ाव नहीं मानता। यह दृष्टिकोण शीत युद्ध के दौर में विकसित हुआ तथा सोवियत संघ के विघटन के बाद के युग में पुष्ट हुआ। शांति और सुरक्षा के संबंध में भारत के दृष्टिकोण को दो स्तरों पर समझा जा सकता है। पहले स्तर का संबंध विकास तथा सुरक्षा की समस्याओं से जूझते संशोधनवादी विकासशील विश्व के ढांचे से है, और दूसरे का संबंध भारत जैसी अक्षेत्रीय शक्ति द्वारा विश्व समुदाय में अपने पांव जमाने की जमीनी वास्तविकताओं से है। विश्व व्यवस्था की समस्या के प्रति भारतीय दृष्टिकोण विश्व मामलों और शांति संबंधी दृष्टिकोण को स्वतंत्र रूप से समझने के हर प्रयास पर केंद्रित है। भारत का दृष्टिकोण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के बारे में इसकी सोच पर आधारित है। इस संरचना का स्वरूप अनिवार्य रूप से संशोधनवादी है। आर्थिक क्षेत्र में इसकी अभिव्यक्ति नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तथा G15 की बैठकों की बहसों में हुई। राजनीतिक क्षेत्र में यह उपनिवेशवाद के विरोध में हुई और सामाजिक क्षेत्र में इसने कल्याण अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की मांग की। सैद्धांतिक स्तर पर भारतीय दृष्टिकोण उन उदारवादियों के दृष्टिकोण के करीब होगा जो सैनिक शक्ति की उपयोगिता जैसे वास्तविकताएं तो स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही सहयोग के ढांचे के रूप में संस्थाओं की उपयोगिता पर भी बल देते हैं। खतरे का एक पहलू और भी है, लेकिन वह सीधा नहीं, जिसमें G8 या विकसित देशों की ओर से आने वाले दबाव शामिल है। यह खतरा विकास के क्षेत्र में सामने आता है। विकास की समस्या के दो आयाम हैं, नई और उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाना तथा पूंजी निवेश। आज अधिकतर उन्नत प्रौद्योगिकी दोहरे इस्तेमाल की श्रेणी में आती है और इस पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां लगी हैं। भारत को अप्रसार व्यवस्था झेलनी पड़ी, जिसमें दोहरे इस्तेमाल की प्रौद्योगिकी भारत को हस्तांतरित किए जाने पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की गई। यह व्यवस्था परमाणु क्षेत्र में परमाणु अप्रसार संधि, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में फिसाइल मॉन्ट्रियल कट ऑफ ट्रीटी, परमाणु आपूर्तिकर्ता क्लब जो कि 1974 के पोखरण परीक्षण के पश्चात गठित की गई थी, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था जो कि 1987 में तथा वासेनार व्यवस्था जो कि 1995 के माध्यम से विकसित हुई। इसी प्रकार बुनियादी ढांचा क्षेत्र में पूंजी निवेश की बजाय उपभोक्ता क्षेत्र में विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए भारत को पोर्टफोलियो निवेश के स्थान पर अधिक दीर्घ अवधि के विदेशी पूंजी निवेश को वरीयता देनी होगी। घरेलू स्तर पर इसका अर्थ यह होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नया रूप देकर इसमें पूंजी निवेश को ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अमेरिका के सुपर 301 जैसे नियमों तथा गैट यानी कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन प्रणाली तथा विश्व भर में उभर रहे व्यापारिक गुटों का सामना करने के लिए कूटनीतिक कौशल की आवश्यकता होगी।
मई 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षणों से सुरक्षा की समस्या के बारे में भारत की नई प्रतिक्रियाएं दुनिया के सामने आई। 1974 में हुए पहले परमाणु परीक्षणों से शुरू हुई यह प्रतिक्रिया समन्वित मिसाइल विकास कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के उपग्रह कार्यक्रम तथा एंटार्कटिका अभियान के रूप में जारी रही और इसने भारत को नए ऊर्जावान तथा शक्तिशाली देश के रूप में प्रस्तुत किया। मई 1998 के परीक्षण पर परमाणु अप्रसारण के माहौल वाले विश्व में भारत की विद्रोही स्वतंत्रता के दृष्टिकोण की सूचक है। इसने उसके राजनीतिक तथा प्रौद्योगिकीय क्षमताएं उजागर हुई। प्रौद्योगिकी संबंधी क्षमताएं इस संदर्भ में थी कि भारत को अनेक वर्षों तक उन्नत प्रौद्योगिकी से वंचित रखा गया। राजनीतिक क्षमताओं की अभिव्यक्ति G7 जो अब G8 से टक्कर लेने की राजनीतिक इच्छा शक्ति के रूप में थी। इस प्रकार ये यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। आप भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से काफ़ी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जैसे कि कौन सी संधि कब हुई और किसके साथ हुई, उसमें भारत ने कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए और किस पर नहीं किए और क्यों नहीं किए, ये सारे रीज़न हम देखेंगे और ध्यान से इस यूनिट को सुनेंगे। थैंक यू।